रेडी हो सब लोग? ठीक है, चालू करते हैं। अच्छा पार्टी, मजा कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? चलो, आज लास्ट लेक्चर है एसी का, और कल लास्ट लेक्चर होगा पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। कल ईएम वेव्स होगा, एक ही दिन का चैप्टर है, 3 घंटे का लेक्चर होगा कल, एंड वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक हो गया। 42 एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफॉर्मर, बॉबी पॉइंट्स, मेन इसी का पार्ट खत्म कर लिया अपन ने। आज ये बचा हुआ पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपन ने देखो अल्टरनेटिव करेंगे, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू की बातें कर ली, वोल्टेज, रिएक्टेंस सब की बातें कर ली, रेजोनेंस पावर्स की बात कर ली, वॉटलेस करंट दे गया। अब एसी जनरेशन, ट्रांसफॉर्मर, बस ये आज देख लेते हैं अपन। सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल नहीं है, ठीक है। पर देखते हैं कुछ बेसिक बेसिक गेम क्या होते हैं। देखो बेटा, दो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसमें से एक लूप रख दिया है। सिंपल एट द एंड कर यही रहे अपन, ठीक है। एक और लूप रख दिया है, ठीक है। अब देखो समझो, प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या होता है बेटा। मोटर कैसे काम करती है बेटा, याद रखो। आपके घर में पानी ऊपर फेंकने की मोटर वोटर होती है ना, कि मोटर से पानी ऊपर चला जाता है नीचे टंकी में। जनरली सबका नल नीचे टंकी में भरा होता है, फिर टंकी से मोटर से पानी ऊपर भेजते हैं, ऊपर की टंकी से सारा पानी नीचे आता है। घर में होता है, हर जगह पे होता है, ठीक है। वो मोटर का कंसेप्ट क्या होता है, देखो इसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा करंट फेंकते हैं। आज पूरा लेक्चर में जो ईएमआई और एसी की हल्की हल्की बची हुई चीजें ना, अपन उनको कवर कर लेंगे, छोटी छोटी चीजें। तो जब मैं करंट फेंकता हूं बेटा, समझो, तो यहाँ पे फोर्स या फिर बोले टॉर्क क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? टॉर्क, TORQUE। टॉर्क इज क्रिएटेड। अपने को पता है कैसे निकालते हैं टॉर्क की वैल्यू, M क्रॉस B से। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है ईएमआई में। इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका M वेक्टर, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, M क्रॉस B, M क्रॉस B ऐसा घूमने लग जाएगा, ये तो ऐसा गोल गोल घूमता हुआ एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती, गोल गोल घूमने लगता है ये, ठीक है। टॉर्क इज क्रिएटेड, स्टार्ट्स रोटेटिंग, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट होता है बेटा, इसको डायनेमो या इसको जनरेटर कंसेप्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, इसको गोल गोल घुमाने लगते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, अपन गोल घुमा रहे हैं, अपन ने गोल घुमाना चालू कर दिया है। खुद गोल नहीं घूम रहा, हमने गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको गोल घुमाने लग गए, धटक धटक, तो ये गोल गोल घूमने लग जाएगा, ये पूरा फ्लक्स ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो अपन ने सीखा था। क्या हो जाता है? ओमेगा एनबीए, एनबीए ओमेगा, ईएमएफ जनरेट हो गया, वहां से करंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया। इस घुमाने से क्या हुआ बेटा, ईएमएफ जनरेट हुआ और करंट जनरेट हो गया, ठीक है। ईएमएफ आई बराबर करंट बाय आर। दोनों कंसेप्ट समझ में आए, दोनों पढ़े हुए हैं। एक मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा, एक ईएमआई में पढ़ा। आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी कंसेप्ट है, ठीक है। एकदम आसानी से समझ में भी आ जाता है। बोलो बेटा, क्लियर है बात? इजी सी चीज है, मुश्किल नहीं, पर थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, है ना। आप देखो, ये गोल 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 घूम रहा है। जो करंट जनरेट हो रहा है, कौन सा करंट होगा बेटा? वो करंट होगा कौन सा, अपना एसी वाला करंट। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो एनबीए साइन ओमेगा टी टाइप कुछ बनकर आती है ये इक्वेशन। तो ये साइन ओमेगा टी मतलब एसी टाइप करंट होगा, कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है।
तो आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लूप रख दिया, करंट दोगे तो वो खुद घूमेगा। जो आप मोटर में करते हो कि मोटर में आप करंट चालू कर देते हो, बटन ऑन करते हो, पानी ऊपर फेंक देता है वो गोल गोल घूम के, ठीक है, ये आप मोटर में करते हो। और डायनेमो जनरेटर में अब भैया जनरेटर कहाँ लगाते हैं, टरबाइन, ये लगता है कहां पर, अपने विंड मिल में लगता है, हाइड्रो पावर प्लांट में लगता है। तो इसका अपन यूज क्या करते हैं, बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसका यूज क्या होता है, बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है। तो करंट अगर मैं ही दूंगा तो बिजली बनाओ, तो बेवकूफ हूं ना फिर तो मैं, है ना। तो अब ये घुमाएंगे कैसे, या विंड से घूम सकता है, जैसे टरबाइन घूमती है ना विंड मिल में से गोल 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 गोल, या पानी गिरा के टरबाइन घुमा सकते हो। या स्टीम पावर प्लांट में क्या करते हैं वो लोग कि भाप, कोयला वोयला जला डालते हैं, कोयला जलाने से न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ऐसे कुछ करते हैं, न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह जला डालते हैं। तो वहां पे जब वो जलाते हैं उससे पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर पानी उबलता है, तो जो उबलता हुआ पानी होता है ऊपर हवा में उड़ता है, स्टीम भाप हवा में उड़ती है, उससे टरबाइन गोल गोल घुमा लेते हैं। सबसे टरबाइन गोल घुमाई जाती है। टरबाइन गोल घुमा लिया आपने, जैसे टरबाइन गोल घूम गई, करंट आ जाएगा अपने आप, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, मोटर का और डायनेमो का। अब कितना इजी लग रहा है, क्योंकि अपन ने बहुत डेप्थ चीजें पढ़ ली। बोलो बेटा, चैट ऑन करो, बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। बिल्कुल बेसिक का कंसेप्ट, मोटर और डायनेमो दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ। बाकी कुछ जानने की इनमें जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, बताओ। बोल बेटा, क्लियर हुई बात, दोनों कंसेप्ट समझ में। कंसेप्ट बड़ा इजी है, कंसेप्ट टफ नहीं है। गुड नून गुड नून गुड नून, आराम से देख लो बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, बिल्कुल बिंदास कंसेप्ट है ना। आपने मैग्नेट के बीच में लूप डाला, अब आप गोल घुमाओगे तो आपने गोल घुमा, करंट बन गया। आपने करंट दिया तो वो गोल घूम गया, खत्म है बात, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए साथ में पढ़ा है। अलग अलग पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मूवमेंट की डायरेक्शन अपने इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी भी तरफ घुमा दो, आपकी इच्छा, क्योंकि आप कहीं से भी घुमा रहे हो करंट बनेगा ही सही, है ना। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डायरेक्शन आपको एम क्रॉस बी से देनी पड़ेगी, है ना, कि एम क्रॉस बी, ये देखो ये ऐसा है, एम ऊपर है, क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी, तो ये ऐसा गोल गोल घूमेगा। अब ये आपको इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। हाँ, रिंग का डिफरेंस होता है, पर अगेन वो काम का डिफरेंस नहीं इतना ज्यादा। स्प्लिट रिंग्स होती है या नहीं होती, अगेन अभी नहीं देख लेंगे उसको अपन, पहले बेसिक कंसेप्ट पे आओ, ठीक है। आए बेटा, क्लियर है। चलो, 90 बहुत बड़े सिंपल कंसेप्ट है। इससे कुछ कुछ और डिफरेंस होते हैं, स्प्लिट रिंग का और ये डिफरेंसेस होते हैं, उसको अपन डील करेंगे। पहले शांति से चीज करो ना, पहले कंसेप्ट समझो। पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर आगे की बातें करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब स्प्लिट रिंग वगैरह होता है या फुल रिंग होते हैं, क्या होते हैं, दोनों में कब यूज करते हैं, सब बाद में पढ़ेंगे। पहले एक एक चीज करो धीरे धीरे। चलो, अब आते हैं अगला टॉपिक जो अपना छूटा हुआ है, एलसी ऑसिलेशन। फिर अपन ट्रांसफॉर्मर पे आ जाएंगे। हर वो टॉपिक जो छूटा है अपन आज कवर कर लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। इजी इजी टॉपिक से तो आज फुल एंड फाइनल खत्म करेंगे। यहाँ तक की चीजें इधर उधर ये बच जाती है ना, सब खत्म कर देंगे, ठीक है। अगेन एलसी ऑसिलेशन आपको समझाया था, कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम से समझाया था, पर आप डायग्राम भूल जाते हो बार बार। तो मैं सिंपल टर्म से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। ये भयंकर फुल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मैंने भर दिया है ऐसे, ठीक है। ये कैपेसिटर है ये, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैपेसिटर है, फुल्ली चार्ज है, ठीक है। इसको जोड़ दिया मैंने और बीच में रख दिया इंडक्टर। देखते हैं क्या होता है इसके साथ में। देखते हैं क्या होता है ना। रेडी हो, देखो देखो मैं ऑलरेडी एक दो बार समझा चुका हूं, इस बार मैं बहुत वापस रिपीट करूंगा नहीं। आप आराम से देख सकते हो, करंट फ्लो होगा, ठीक है। पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ करंट स्टार्ट होगा, अभी नहीं हो फ्लो होगा, अभी चार्ज है मैक्सिमम,
करंट है 0, ठीक है। इंडक्टर झटके से करंट आने नहीं देता, इंडक्टर बोलता है धीरे धीरे आएगा, तो इंडक्टर धीरे धीरे करंट आने देगा, तो धीरे धीरे करंट आएगा। एक के नीचे एक बनाते जाते हैं, आराम से देखो क्या होगा। एक लिस्ट, अब इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं ताकि हाँ, अब क्या होगा, धीरे से करंट आना स्टार्ट हो, ठीक है, धीरे से करंट आना। तो ये जो है देखो, जैसे जैसे करंट आएगा, करंट क्या करता है, इसमें कुछ करंट आ जाएगा, करंट क्या करेगा, जैसे करंट आएगा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो यहां से पॉजिटिव ले जाके इधर नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, जस्ट लाइक बैटरी में जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव धीरे धीरे कम होने लग गया। अरे धीरे धीरे चार्जेस क्या होने लग गए, कम होने लग गए, कम होने लग गए, कम होने लग गए। अरे कम होने लग गए। बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। अब बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। अब ये करंट धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है, इंडक्टर में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करंट, अब क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव जाके इधर सारा नेगेटिव जा रहा है, सारा करंट भयंकर मैक्सिमम हो चुका है। अब अगर ये नॉर्मल सर्किट होता ना बेटा, ये कैपेसिटर से सारा क्या हो चुका है, चार्ज 0, करंट है पीक पर, चूंकि सब कुछ ले आ चुका है, मेरा सब कुछ ले गया, कल रात आया मेरे सर्किट में एक करंट, सारा करंट ले गया उठा के, थर्ड से सब ले चुका है, ले गए। यहां करंट क्या है, आई है मैक्सिमम, चार्ज हो गया 0, सब करंट जा चुका है, ठीक है। तो समझ में आया क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव बढ़ा नेगेटिव बढ़ा था, पॉजिटिव कम हुआ नेगेटिव कम हुआ, क्योंकि इधर से इधर गया करंट, धीरे धीरे करंट बढ़ते बढ़ते करंट मैक्सिमम हो गया, यहाँ चार्ज हो चुका है 0। आई होप सबको यहां तक क्लियर हुई है चीजें, बताइए। बताओ बताओ बताओ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं रिवाइज करवा दूंगा, पहले बताओ इसका जवाब समझाओ, बताओ, बेसिक बेसिक बात है। हम्म 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 हम्म। हाँ बेटा, बेटा आपको आज एक और रिवीजन लेक्चर आ जाएगा, है ना, प्रचंड के बाद, बताओ। ठीक है, जैसे लेट्स से मैक्सिमम 10 कूलम 10 था, 10 कूलम माइनस 10 कूलम, अब जैसे गया 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 5 माइनस 5 होते होते क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है, ठीक है। हो गया चैट, अरे यार बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है भाई, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अभी पहले बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा सर, देखो अब मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा।
अब ये करंट तो अब और ले जाएगा। देखो अब करंट, देखो इंडक्टर, देखो अगर नॉर्मल सर्किट होता ना तो यहाँ पे कोई करंट जीरो हो जाता, खत्म। तो क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर धीरे धीरे चेंज करता है। इंडक्टर की खास बात क्या है? स्लो स्लो चेंज। करंट धीरे धीरे बड़ा बड़ा, करंट इतना हो गया, करंट झटाक से जीरो नहीं हो सकता। इंडक्टर है क्योंकि झटाक से जीरो नहीं करने देगा करंट को, तो बोलेगा एक काम को अब थोड़ा सा और जाएगा आगे, ठीक है। तो और पॉजिटिव यहां से लेके इधर आने लग गया, तो अब इधर नेगेटिव हो जाएगा, अरे फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, हल्का सा आया, करंट चल रहा है ऐसा। करंट थोड़ा सा कम होना चालू हुआ, कम होते होते वापस से वही कैसा जाएगा। पर अब इस बार क्या होगा, इस तरफ पॉज करंट जीरो हुआ जब तक, तब तक ऑलरेडी मैक्सिमम 40,000 का उधर जा चुका था। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अच्छा हो चुका है, करंट जीरो हो गया। अब फिर उल्टा चलना चालू होगा, बोला अरे यार, वापस से ये स्टेज आ जाएगी। बोले यार ये तो अब वापस से क्या होगा, उल्टा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब करंट वापस से उल्टा चलना चालू होगा भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, सेम चीज होगी जो हुई थी, फिर वही स्टेज आ जाएगी। अरे जब मैं डर गया, रुको, करंट ऐसा जाना लगेगा, फिर 4 0 हो गया, वही रिपीट स्टेज आ जाती है। फिर धीरे से क्या होगा, इधर अब हल्का सा पॉजिटिव आएगा, करंट कम हो गया, होते होते फिर से ये स्टेज आ जाएगी स्टार्टिंग वाली, फिर उल्टा सेम चलेगा। तो भाई करंट गया, बड़ा हुआ, कम हुआ, जीरो हुआ, उल्टा फिर बड़ा हुआ, कम हुआ, जीरो, यही चीज बार बार चल रही है। इसी को मैं इंडिविजुअल ग्राफ बनाने की कोशिश करूं। इन सब में से मैं क्या करता हूं, कोई भी एक प्लेट को ले लेता हूं, लेटर से इसको मैं उठा लेता हूं, बाकी सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। नेगेटिव प्लेट को भी उठा सकते हैं, मेरे को एक को उठाना है, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है। सबको डिलीट कर दिया बचे हुए को। सिर्फ इस एक प्लेट को लेके चल रहा हूं मैं। बाकी सब डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, 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 फिर वापस ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। आओ बनाए ग्राफ, आओ बनाए ग्राफ। ये पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, अभी बताओ देखो, तो यहां पर आएगा ये, फिर पॉजिटिव वैल्यू है, फिर जीरो हो गई, देखो ये ऐसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ जीरो हो गई वैल्यू, फिर नेगेटिव आ गई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, फिर वापस जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गई। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखो
यहाँ 0 हो चुकी है वैल्यू, यहाँ नेगेटिव में चली जाती है, कम हुई नेगेटिव में, फिर इधर फिर 0 हो गई, फिर वापस पॉजिटिव में आ गई, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गई। ये तो कॉस का ग्राफ दिख रहा है बेटा। तो चार्ज की क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्यू कॉस ओमेगा टी टाइप कुछ। ये मैंने चार्ज की इक्वेशन निकाल दी, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है बेटा, टफ नहीं है, ठीक है। तो जो अपन ने पढ़ा है कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, इसको अच्छे से करा। फाइनली अपन ने इक्वेशन निकाल दी एक को देखकर। सेम करंट के लिए भी करूंगा बेटा मैं, अब देखो। बाकी से बता दूंगा, सिर्फ करंट रखूंगा, ठीक है। तो करंट पहले है 0, फिर कुछ ऐसा, इधर की साइड आई, फिर इधर की साइड सबसे बड़ा, आई, फिर इधर से साइड छोटा आई, फिर से फिर इधर की साइड, फिर वापस है 0। अब उल्टे साइड आई, फिर उल्टी साइड बड़ा आई, फिर उल्टी साइड छोटा आई, और फिर 0। आओ बनाए ग्राफ। करंट कैसे हो रहा है देखो बेटा, पहले इस साइड मान लो पॉजिटिव है, 0 से चालू हुआ, कुछ वैल्यू आई, मैक्सिमम आया, फिर कुछ वैल्यू आई, फिर 0 आया। अब उल्टी साइड जा रहा है, कुछ वैल्यू आई, फिर नीचे मैक्सिमम हुआ, फिर इसी साइड है, फिर 0 हो गया। कौन सा ग्राफ बनते हुए दिख रहा है आप लोगों को, बताओ। करंट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो बताओ, जहां तक की बात ऐसे पहले हो गई थी, फिर भी एक बार देख लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा, ठीक है। टेक योर टाइम। तो अपन ने समझा कि यार दोनों क्या होता है, 90 के फेज डिफरेंस पे होते हैं एसएचएम जैसे। इजी सी बात है, मुश्किल नहीं है, पर अपन ने एक बार इसको आपस से देख लिया, ठीक है। साइन का ग्राफ सबको दिख गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इजी है बच्चों बात ये। आराम से देख लो बेटा। उम्मीद से लेक्चर लेना चाहिए, बहुत अच्छा डाउट बेटा, उम्मीद बहुत बढ़िया सीरीज है। पर मतलब उम्मीद इज नॉट फॉर वो जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, मतलब फ्रैंक, क्योंकि आप समझिए आपके पास 100 डेज भी नहीं है एग्जाम में। तो अगर आप 0 पर बैठे हो और आप बोल रहे हो उम्मीद से अब हो जाएगा इस टाइम पे, तो बेटर लक नेक्स्ट ईयर, मतलब। तो आप थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रो टाइप ले सकते हो, पर मतलब बेटर तो अब ये लोग, तो आप भी बताओ ना प्रैक्टिकल बेटा, जिसको बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, वो अब मार्च अप्रैल एग्जाम आ जाएगी, है ना। तो 2 महीने में आपको लगता है, 2 महीने के अंदर अगर इफ यू, अगर तुम्हें लगता है कि उम्मीद हो या कोई भी सीरीज हो दुनिया में, 2 महीने के अंदर अगर आपके मतलब अगर ऑलरेडी समझो 500 नंबर अगर आपके टच हो गए तो दैट मेक सेंस। अगर आपके 100 नंबर भी नहीं आ रहे और आप बोलो उम्मीद से हो जाएगा, तो फिर आप बेवकूफ हो, मतलब प्रैक्टिकल है ना। अगर 100 नंबर वाले का दैट इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं होता, पर ये आज तक हुआ नहीं है, ना होगा, एम बोल रहा हूं। रिवीजन के लिए बेटा, अगर आपने प्रचंड से कर लिया तो वापस से उम्मीद से करने का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर लेट से आपने प्रचंड से रिवीजन नहीं करा, तो फिर आप उम्मीद से कर लो, क्योंकि सिलेबस खत्म होने पर ये अपना, ठीक है, तो इट मेक सेंस उम्मीद देखने का।
क्योंकि क्वेश्चन सेम ही होंगे, मतलब प्रचंड के जितने क्वेश्चंस आपने करे ना, इसके अंदर से, क्योंकि जितने क्वेश्चन दुनिया में होते हैं मैंने प्रचंड में करवा दिया, आपको पीडीएफ में दे दिया, तो प्रचंड के अंदर के क्वेश्चन के काट काट के उम्मीद बनेगा। और 12th का जो तनु सर ने पढ़ा दिया ना प्रचंड में, उन्होंने भी लगभग सब क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो क्वेश्चन नए नहीं आएंगे। तो बेटर देन आप खुद अपने टेस्ट दो अदर सेंस बनाते हैं। हाँ, जिसे प्रचंड मिस आउट कर दिया रिवीजन के लिए, उसके लिए उम्मीद बेटर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद बहुत बढ़िया सीरीज है, पर आपको समझना पड़ेगा आप राइट किस बंदे के लिए है ना, मतलब क्योंकि इस टाइम पे 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट करना आपके लिए बेवकूफी है। तो थोड़ा समझो इस चीज को कि अगर आपके 200 नंबर भी नहीं आ रहे, बोला सर मैं उम्मीद देख लेके, अरे बेटा पागल है क्या तू? ठीक है, समझ बेटा, तेरे 200 नंबर भी नहीं आ रहे तो तू बायो, अरे 200 नंबर तो सिर्फ बायो से आए थे भाई। 360 बच्चा, अगर आपके सिलेक्शन वाला बच्चा 300 नंबर तो बेयर मिनिमम बायो में ही लेकर आ जाता है ना। तो तेरे बायो में 300 नहीं आ रहे, तू क्या करेगा बेटा? ये साल तेरे को स्टॉप ड्रॉप, तू अगले साल की तैयारी कर सकता है ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात देता हूं। मैं आपको कभी नहीं देखा होगा कि इन्फ्लेटेड बात बता रहा हूं कि भैया 3 महीने में निकल, वो हमेशा बोलता हूं 3 महीने में सिर्फ वही सिलेक्ट हो सकता है जीरो से पढ़कर भी जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैथ्स का एप्टीट्यूड, क्वेश्चन का एप्टीट्यूड बन ही नहीं पाएगा वरना। अगर आपके, ठीक है, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, लोग आगे बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे। प्रचंड वॉज द राइट टाइम। 6 महीने पहले एग्जाम के समझ में आता है, 5 महीने पहले, 2 महीने में तू एक काम करना, तू महारिविजन जो आएगा एग्जाम के 1 हफ्ते पहले वही देख लेना, है ना। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले महारिविजन आएगा, 4 लेक्चर होंगे वन शॉट के, 20-20 घंटे के, उससे सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। तो अगर ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, ठीक है। इट डजंट मेक सेंस अगर तुम्हारे 100-200 नंबर आ रहे हैं तो। हाँ, तुम अगर 400 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो, 500 प्लस लेकर आ रहे हो, और तुमने रिवीजन नहीं कर पाया, तुम 600 प्लस ले रहे हो, तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाया है, पहचान तुम्हारा स्किप हो गया, तुम बनने का उम्मीद बनता है। तब क्योंकि वही चीज बार बार पढ़ के कोई मतलब नहीं है। सब टीचर सेम ही पढ़ा रहे हैं, मतलब जितने भी टीचर हैं सब सेम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इट डजंट मेक सेंस कि तुम वापस से वही चीज सेम सेम पढ़ो। बेटा बार बार पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होता है, टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार रिवाइज कर लिया, नाउ इट इज टाइम फॉर गिविंग टेस्ट। जितने तुम टेस्ट दोगे, अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, अगर 12 घंटे का वन शॉट देखने के टाइम पे एकदम नए से, और तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, तो वन शॉट देके तुम टाइम वेस्ट करो। तुम्हारा ज्यादा टाइम होना चाहिए इस टाइम में टेस्ट देने में, तुम्हारा सिलेक्शन के रैंक चांसेस उससे बढ़ेंगे। 600 के बाद के नंबर टेस्ट देने से बढ़ते, बार बार पढ़ने से नहीं बढ़ते बेटा। तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, है ना, तुम पता होगी ये चीज, आखिर में टेस्ट देने होते। तो बहुत बेसिक सी बात है, यही यहाँ पे बताई थी, यही यहाँ पे बताइए, यही यहाँ पे बताइए, यही यहाँ पे बताइए, स्प्रिंग मार्क्स से कंपेयर करते। आप थोड़ा सा वापस से इसके ऊपर चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चों? हाँ, उम्मीद उसके लिए चाहिए जिसने प्रचंड का रिवीजन मिस कर दिया है, इस कोई भी कारण पूर्वक आपका सिलेबस अभी खत्म हो रहा है, प्रचंड का रिवीजन आपने मिस कर दिया है और आपको लाइव ही पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर उम्मीद। उम्मीद मतलब मेरे को लगता है उम्मीद है ना 1 महीने पहले आ जानी चाहिए थी, और प्रैक्टिकली जनवरी 1 में उम्मीद स्टार्ट हो जाती है ना, तो ज्यादा फायदा होता आपका। अगर आपको भी ये बात तो फील हो रही होगी, क्योंकि तब टाइम ज्यादा होता है ना, प्रॉपर सिलेबस खत्म करवा पाते। अब एक दिन में 2-2 लेक्चर अगर हो जाएंगे सुबह शाम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। मतलब इसलिए मैंने आपको प्रचंड के टाइम पे भी बोला था बेटा कि एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट प्रचंड से परफेक्ट कर लो, सारे नहीं हो पा रहे तो जो फिर उम्मीद से बचे हुए कर सकते हो आप, जिसने सब कुछ ही छोड़ दिया फिर गलत कर दिया आपने, है ना। चलो एनर्जी की बात करें इसमें, Q²/2C, इसमें क्या आ जाएगी, दोनों Q²/2C प्लस हाफ LI², ठीक है। इसमें सिर्फ हाफ LI² हो, जो कि 4 0 है, ठीक है। चरण जी 2 हफ्ते फुल सिलेबस है ना, अभी हाफ सिलेबस टेस्ट दे दे, 11th का फुल दे दे, इसमें क्या हो गया। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ फुल सिलेबस देना नहीं, आपको हाफ सिलेबस भी देने, ठीक है, 1/4 क्वार्टर सिलेबस भी देने, क्योंकि जितने आप टेस्ट दोगे इतना आपका नंबर, इंडिविजुअल नंबर। देखो फुल सिलेबस टेस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर को पता नहीं पड़ पाता है बहुत बार कि कहां पे कहां गड़बड़ हो रही है। फुल सिलेबस के फायदे भी होते हैं पर नुकसान भी होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल थोड़ा छोटे सिलेबस का भी टेस्ट देना जरूरी होता है। उससे एक्चुअली पता पड़ जाता है कि यार इस चैप्टर में जहां कहां पे इशू आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 4 0 है तो सिर्फ हाफ LI² बचेगा, अगर यहाँ फिर से भाई
यहाँ पे फिर करंट 0 हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c बचेगा। तो आप इजीली एनर्जी देख सकते हो, एक मैक्सिमम दूसरी 0 और किसी भी मिडिल पॉइंट पे एनर्जी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, इजी इजी चीजें। बहुत बढ़िया। ये किसी को अच्छा प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी, देखो अभी थोड़ा समझ में तो आया होगा। कंपैरिजन में स्प्रिंग मास से सब कुछ ये करा चुका हूँ, सिर्फ इसके पीवाई क्यू कर लेते हैं अपन, बाकी सब तो इसमें हो चुका है अपना। 3 बार तो पढ़ाई दिया मैंने। चलो सवाल देखे, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर of capacity is charged to potential difference of V1. Plates of condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. The current through the inductor when potential difference across condenser reduces to V2 is. तो देखिए बाहर से समझते हैं, एनर्जी तो कंजर्व होगी बेटा। देखो इंडक्टर डाल दिया, अभी करंट 0 है, पोटेंशियल V1 है, अभी एनर्जी क्या है इसकी, हाफ सी V1 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। बाद में ये V2 हो गया, इसमें कुछ करंट आने लग जाएगा, है ना। तो अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी V2 का स्क्वायर और प्लस इसकी हाफ LI स्क्वायर। टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए, इक्वेट कर दो, करंट आ जाएगा निकल कर। 60 सेकेंड्स ट्राई करो आंसर देना, सिंपल सवाल है, बस इक्वेट करना, करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, करंट पूछा है क्या, करंट पूछा है, सी कॉमन, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय L बराबर आई का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, आई आ जाएगा, अंडर रूट में C बाय L V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, 4 दिख रहा है मुझे आंसर। दोनों का होल स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है। ठीक है, हाँ काफी लोगों ने गड़बड़ करी इसमें, कहां गलती करी बताओ भाई। अभी करंट 0 है, सिर्फ ये एनर्जी है, बाद में इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी है, करंट वाली भी इक्वेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है ना एलसी ऑसिलेशन में। बोलो 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 बेटा, क्लियर है? हाफ सीबी के स्क्वायर, आकांक्षा बेटा ये तो बहुत गंभीर सवाल पूछ लिया बेटा आपने, है ना। रामायण खत्म होने लग गई और आप बोल रहे हो राम और सीता कौन थे, तो ये बड़े गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना बेटा। बेटा जाओ कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ो जाकर, एनर्जी के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले थे कैपेसिटर के एनर्जी के, अपने 3 से 5 फॉर्मूले पढ़े, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ क्यूवी। ठीक, अरे बेटा ये भूल गए क्या तुम, पूरा कैपेसिटर सब कुछ वो चाहिए, तो वही बात हो गई कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, भूल गए, कैसी बात कर रहे हो बेटा। बी का होगा बे, आई का स्क्वायर है ना बेटा, आई का स्क्वायर थोड़ी ना पूछा, आई पूछा है तो अंडर रूट भी होगा बेटा। ठीक है, अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हरकतें करते हो बंदर हो, कैसे 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 सिंपल सिंपल गलतियां कर रहे हो। हाँ देखो देखो देखो, सब भूल जाते हो,
ऐसे गड़बड़ करोगे तो फिर तुम बोलोगे सर हमारा सर एक दिन में रिवीजन हो जाए। बेटा कैसे हरकतें करते हो यार, अंदर हो। लव यू टू बेटा। देखो भैया हैप्पी परफ्यूम डे, इसका भी डे होता है। एनर्जी सेम क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं ना बेटा। अगर रजिस्टर होता तो हीट लॉस होता, और रजिस्टर है नहीं तो सर्किट में हीट का लॉस ही नहीं हो सकता। अब ये आइडियल बात है, सब रियल लाइफ में नहीं हो सकता, रजिस्टर होता ही है, ठीक है। पर वो उसमें फिर क्या होता है, वो सिलेबस से हट चुका है, वो डैम्ड ऑसिलेशन था, वो हट चुका है, ठीक है। चलिए देखिए आगे चीजें। अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेट्स यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट विद इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर इन सीरीज प्रोड्यूस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एफ। एल एंड सी इज डबल्ड, एल इज डबल्ड एंड सी इज चेंज टू फोर्थ, फ्रीक्वेंसी विल बी। बेटा अगेन वही गेम पता होना चाहिए आपको। ओमेगा 1/√LC जो हमने पढ़ा था रेजोनेंस का केस, वही सिनेरियो है। टाइम पीरियड 2π√LC, फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। वही तीन बेसिक फॉर्मूले आपको। अभी फ्रीक्वेंसी एफ है, सी से कर दिया है 2C, एल से कर दिया है 4L। अब और हिंट तो मैं नहीं दूंगा जी, तो कितना टाइम दें आपको? 60 सेकेंड फिर से दे देते हैं, करके बताइए। बेसिक बेसिक सवाल। चलिए देखिए, तो ये F प्रोपोर्शनल टू 1/√LC है। यहाँ पे 4 हो गया और 2 टाइम्स हो गया, तो 1/2√2 टाइम्स आ जाएगा। अब क्वाइट इजी क्वेश्चन मुझे लगता है, काफी ज्यादा आसान था ये सवाल, तो आपको भी आसान नहीं लगा होगा यार, डायरेक्ट सवाल था बिल्कुल। तो काफी बच्चों ने सही कर दिया। बाकी सबको समझ में आया बच्चों? वही सेम सेम चीजें, वही सेम सेम चीजें, वही सेम सेम चीजें, कितना पढ़ेंगे? खत्म एलसी ऑसिलेशन, इतना ही था। चलो बात करें ट्रांसफॉर्मर की। एडी करंट तो ऑलरेडी पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएंगे अपने सारे के सारे। पहले इधर देखते हैं। आइए देखिए, पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, ऐसा मैंने कुछ सब्सटेंस लिया, मैग्नेटिक कोर आयरन वायरन टाइप, इस पे एक तरफ एक वायर का ऐसा लूपिंग बांध दी, दूसरी तरफ दूसरे वायर की लूपिंग बांध दी। यहाँ पे N1 लूप से या N2 लूप से। ईएमएफ का फॉर्मूला -N1 E1 डी फ्लक्स बाय dt। ईएमएफ का फॉर्मूला -N2 डी फ्लक्स बाय dt। अब क्योंकि फ्लक्स तो कंजर्व होगा, जो फ्लक्स है कोशिश मानते हैं कि सारा फ्लक्स यहां से यहां जा रहा है, तो इस हिसाब से जब सॉल्व करते हैं तो E1/E2 बराबर N1/N2 निकल कर आ जाता है। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर होती है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी बातें करनी बची है। सर कैसी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में जैसे अपने को बुक से बनाया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि क्या होता है, अपने को फ्लक्स है कंजर्व करना है ना, कि जितना भी इससे फ्लक्स निकले सारा इधर से जाए। सिंपल सी बात है। तो रियल लाइफ में ये क्या होता है, एक ही के ऊपर इधर भी कॉइल डाल देते हैं, तो दूसरे को भी इसी के ऊपर डाल दिया जाता है।
अब ये एग्जाम में दिखने में बड़ा गंदा लगता है, इसलिए इस तरीके से अपन बनाते नहीं है, पर इन रियल लाइफ दोनों कोयले एक ही साइड से एक ही के ऊपर आके लगाते हैं ताकि एक का सारा फ्लक्स दूसरे में चले जाए। म्यूचुअल इंडक्टेंस की किसका यूज होता है बेटा यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। रियल लाइफ में ऐसे बनाई जाती है, ये रियल लाइफ में ऐसे बनाई जाती है। अब सर्किट्स में तो ये दोनों नहीं बनाते। सर्किट जब अपन ड्रॉ करते हैं सर्किट, तो सर्किट में ऐसे बनाई जाती है, ऐसा ऐसा सर्किट में इसको ऐसे बनाया जाता है। तीनों का बता दिया कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आपको समझ में आया बेटा ट्रांसफार्मर का सुंदर ये होता है, सुंदर बनाने का तरीका, सुंदरता। सुंदरता इंपॉर्टेंट है बेटा। सुंदर बनाने का तरीका ये होता है, रियल लाइफ में से बनाया जाता है और सर्किट में से बनाया जाता है। आपको बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। एक से मिनट। आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया तो बताओ, बताइए। ठीक है, सुंदरता, रियल लाइफ, सर्किट। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर जो है आपके घर में भी हो, आपके घर के बाहर हर मोहल्ले में होता है। आपने देखा है खूब बड़ा सा चौराहे वोराहे पे बिजली के दो खंभों के बीच में बड़ा सा बॉक्स टाइप लगा हुआ होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। देखा ही नहीं देखा बच्चों? हाँ, सुंदरता है, रियल लाइफ ये है। ठीक है भैया। देखो जो ऐसा क्यों करते समझ में आया? ताकि फ्लक्स जितना एक से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, उतनी दूसरे में भी चली जाए ना। अपने कोशिश क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। आइडियल में तो फ्लक्स पर थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही ना, मैक्सिमम फ्लक्स कंजर्व हो जाए, कंजर्व हो जाए, ये कोशिश होती है बेटा अपनी, ठीक है। वो उड़ जाता है बेटा, वो उड़ जाता है, मोहल्ले की लाइट उड़ जाती है पूरी। उड़ाया किसी ने? मैंने उड़ा रखा है एक बार मेरे मोहल्ले का, ठीक है। और कैसे उड़ाया था वो नहीं सिखाऊंगा तुमको, पर एक बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ फिजिक्स का और मैंने मेरा मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया था। अब वो सिखाना बट अब इसलिए अलाउड ही नहीं होगा वरना मैं बैन हो जाऊंगा। आजकल वैसे ही लोग मस्ती मजाक में कुछ भी बोल रहे हैं, बैन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता भैया। बोलोगे पैसा होगा, मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो मैं बैन होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो बात समझ रहे हो बात को? तुमने भी उड़ा रखा है, नहीं गलत बात है। उसके बाद बारिश में देखा है कई बार उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है ट्रांसफार्मर में। बारिश होती है, ट्रांसफार्मर फट से उड़ जाता है, देखा है कभी? चिंगारियां निकलती है, बंद मोहल्ले की लाइट हो, देखा ही नहीं देखा? पूरी कॉलोनी की लाइट उड़ा डालता है कई बार तो। होता है सर, आपने देखा? मतलब मैंने तो देखा है, आप लोगों ने पता नहीं देखा नहीं देखा? देखा है? हाँ, अरे बोलो क्लियर है। हवा चले ट्रांसफार्मर उड़ी। हाँ, कई बार हवा तेज चलती है तो भी गड़बड़ हो जाती है। रोड दे दिया था भाई, ऐसा नहीं करते भाई। व्हाट आर यू डूइंग भाई, ऐसा नहीं करते। और बहुत अजीब होता है ना, सब उड़ जाता है। हाँ चलो देखो भाई, क्लियर है बात? ऑल राइट। आइए देखें, आप समझने की कोशिश करते हैं आगे जाके, चीजें बड़ी सिंपल है। आप समझते हैं होता है क्या? ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। पहले चलो पहले समझते हैं, बेसिक इक्वेशन क्या हो गई? n प्रोपोर्शनल टू E। अच्छा, ओम्स लॉ E बराबर IR होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पे मतलब ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। और बात करते हैं पहले, n प्रोपोर्शनल टू E होता है। तो अगर इफ इधर जो आया और इधर जो गया, इसको बोलते हैं वन या फिर प्राइमरी, प्राइमरी। इसको बोलते हैं टू या फिर सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पे टर्न्स n1 है, यहाँ पे टर्न्स n2 है। अगर n2 बड़ा है n1 से तो E2 बड़ा होगा E1 से, इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर n2 छोटा है n1 से तो E2 भी छोटा होगा E1 से, इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज कम हो या ज्यादा करने के काम आता है,
क्योंकि बिजली की जो तारे पावर प्लांट से आती है वो बहुत ज्यादा ईएमएफ की आती है। इतने ज्यादा ईएमएफ के आने से क्या हो सकता है, बहुत बार घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, और बहुत बुरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं, पहले स्टेप अप से क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है, ज्यादा लॉस नहीं होता एनर्जी का, इसलिए जहां पे बिजली बनती है वहां स्टेप अप करके फिर दूर तक भेज देते हैं। फिर जब घर के पास में, क्योंकि अब घर के अंदर लानी है अपने को बिजली, तो वहां ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन हो जाते हैं ताकि अपने घर ईएमएफ कम हो जाए, घर के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो डिवाइसेस में। अब इफ पावर इज कंजर्व्ड, या बोलू 100% एफिशिएंसी, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर मान लू मैं, तो पावर क्या होता है, बराबर E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, तो E1 I1 बराबर E2 I2, तो E1 बाय E2 बराबर I2 बाय I1, ठीक है। ओवरऑल ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला बन जाता है N2 बाय N1 इज इक्वल टू E2 बाय E1 इज इक्वल टू I1 बाय I2, ये ओनली व्हेन 100% एफिशिएंट। हमेशा नहीं लगता भैया, कभी कभी रजिस्टर दे देते, तो रजिस्टर दे दिया तो ओम्स लॉ लगा दो, इसमें दे दिया E1 में, तो E बराबर IR लगा दो, अगर रजिस्टर दे दिया तो ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सवाल ये होता है पूरा ट्रांसफार्मर का गेम, खत्म, इतना ही ट्रांसफार्मर में। आओ सवाल स्टार्ट करें। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सा, करंट इन टाइम कर्व इज शोन in the following diagram, this type of current is passed in primary coil of a transformer. ट्रांसफार्मर में ऐसा करंट गया, ठीक है। The nature of induced EMF in the secondary coil will be, ठीक है भैया, कि देखो ऐसा करंट जा रहा है इसमें से, करंट ऐसा जा रहा है, बताओ इसमें क्या ईएमएफ आएगा। बेसिक सवाल है, सोचिए, आराम से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां पे किस पे वर्क होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, तो -M di/dt कर सकता हूं मैं, तो बेसिकली करंट का di/dt और नेगेटिव भी हो जाएगा। सोचो, हिंट दे दिए है ना, आराम से सोचो, टफ नहीं है, इजी है। आपको बेसिक बेसिक सिंपल प्रिंसिपल इंडक्टर का फॉलो करा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, यही फॉलो होता है प्रिंसिपल। -M di/dt EMF होता है, इधर का करंट इधर का EMF निकल आएगा, तो बेसिकली जो आपको ग्राफ है -di/dt का बनाना है। सेकेंड्स, ट्राई टू गिव द आंसर, बेसिक चीज है, लास्ट टॉपिक है आज का, बस 4-5 क्वेश्चन बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी यूनिटी खत्म हो जाएगी। इजी है, टफ नहीं। तो देखो बेटा, यहां पर देखो स्लोप है, तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ स्लो, यहां पे देखो, हम सिंपल सी बात देखते हैं, मुझे लग रहा है इसका स्लोप, या स्लोप क्या है, पॉजिटिव, पूरा स्लोप नेगेटिव,
फिर पॉजिटिव, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर से ये होना चाहिए कि पहले नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया, है ना। पर ठीक है, इन सब में ऑप्शन में यही एक सही लग रहा है मेरे को, और कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं है। चलिए, आंसर इज बी। काफी बच्चों ने सही कहा, काफी लोगों ने ए भी कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा ना। देखो, आंसर से ज्यादा सही होता कि ऐसा होता तो ज्यादा सही होता, पर क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो उन्होंने नेगेटिव नहीं माना होगा। अच्छा, अपने को चारों में से बेस्ट चूज करना है ना। चलो बेटा, देखो क्लियर हुआ, सिंपल सवाल था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर टू अ फार डिस्टेंस एट हाई पोटेंशियल बिकॉज, बताइए। आपको कारण ऑलरेडी बता दिया है, सिंपल सवाल है, फटाफट से आंसर दो। आपके भाई ने उड़ाया बेटा, गलत बात है। भाई को बोलो ऐसे ऐसे हरकतें ना करे, जीवन में बड़ा नुकसान होता है ऐसी हरकतें करने का। बोलो बोलो बोलो, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको इसका आंसर, जल्दी बताइए। वायर थेफ्ट नहीं, ऐसे हो तो जाती है इससे भी वायर थेफ्ट कम, पर नहीं, ये सही आंसर नहीं है। आंसर है मिनिमाइज पावर लॉस। स्टेप अप क्यों करते हैं? ताकि पावर लॉस कम होता है। जनरेटर ओनली गिव्स हाई पोटेंशियल, नहीं बेटा, गलत है, सिखा चुके हैं आप कोई चीज। फिर सिखाया आपको कि यहाँ पे पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट से क्या करते हैं बेटा, स्टेप अप लगाकर, या पावर प्लांट से अपन एसी करंट निकालते हैं, इसको पहले स्टेप अप करते हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस भेजते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, फिर घर में डालते हैं। यहां क्यों कर रहे हैं? ताकि क्या हो जाता है, जितना हाई वोल्टेज होता है उतना कम एनर्जी लॉस होता है। 3 दिन से बता रहा हूं बेटा, क्या गलती कर रहे हो? बेसिक बेसिक। हाँ, कुछ बोल रहा है ट्रांसफार्मर में आग लगा दी थी बेटा, ऐसा गलत मत करा करो ना बेटा। हाँ, अब स्टेप घर के अंदर आया था, अब घर के अंदर रेक्टिफायर रेक्टिफायर यूज करते हैं। अब वापस नहीं आ रहा क्योंकि एक बार बहुत डेप्थ पढ़ा दी ये बात। काफी लोगों ने सही भी करा है। इफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर वर कनेक्टेड टू अ बैटरी देन करंट इन इट विल, बताओ क्या हो जाएगा। बहुत घटिया सवाल है, देखो समझो, अगर बैटरी लगा दी है मतलब डीसी करंट हो गया है ना, बैटरी लगा दी मतलब डीसी करंट हो गया है, तो रिमेन कांस्टेंट सवाल हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? और उसमें दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में तो करंट जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए एसी करंट चाहिए होगा ना बेटा। बैटरी लगा दी मतलब कैसे करंट आ जाएगा, डीसी करंट आ जाए। बैटरी थोड़ी ना लगा सकते, एसी सोर्स लगाना पड़ता है ट्रांसफार्मर काम कराने के लिए। इधर करंट डीसी लगा दी तो कांस्टेंट करंट निकलेगा, तो इधर कोई फ्लक्स ही बदलेगा नहीं, ईएमएफ ही नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, बकवास, इधर करंट जीरो हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, ट्रांसफार्मर में बैटरी वाले सवाल नीट के पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। इधर की तरफ करंट हो जाएगा कांस्टेंट, जस्ट लाइक अ डीसी सर्किट, इस साइड हो जाएगा जीरो। अच्छा, डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बताओ यस या नो। अरे बोलो बेटा, ये समझ में आया डिफरेंस आप लोगों को? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि क्या है, आप बता दिए ना, आप जीवन भर याद रहेगा। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में बहुत बार बैटरी शब्द डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 and 300 टर्न्स, ठीक है। इफ इट्स इनपुट पावर 60 watt, आउटपुट पावर विल बी 60 watt।
अपन नहीं दिए रखा तो हमेशा क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं, पावर सेम होती है। ये तो कितने बकवास सवाल है, पढ़ना ही नहीं पड़ा। हाँ, अगर कुछ और पूछते तो सोचते भी सही है, तो बहुत बहुत ही घटिया सवाल हो गया। तो बहुत बढ़िया, चलो अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी बाइंड it turns in a transformer is 3:2 and output power is V. Neglecting और पावर लॉसेस इनपुट पावर मस्ट भी बताइए। चलो 30 सेकेंड ही दूंगा इसके लिए, आप बताओ आंसर। सेम सवाल अलग तरीके से पूछा हुआ है। अब तो आपको भी देख के लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा इजी है यार, क्योंकि इजी है। टफ होता तो बता देता मैं, है ही नहीं टफ, लेकिन कुछ तो टफ हो। बोलो बेटा, क्या होगा इसका आंसर? सोचो समझो, इजी इजी यार, मुश्किल नहीं, इजी है, फटाफट से बताओ। बहुत सही। अभी तो सिखाया पावर में, जब बोला भी है पावर लॉस में, तो पी का पी ही रहेगा ना, पावर थोड़ी ना कम होगी। हाँ, ईएमएफ कम हो जाता है, ईएमएफ बढ़ सकता है, करंट कुछ हो सकता है चेंज, पावर तो वही रहती है अगर आइडियल है तो। इन ट्रांसफॉर्मर पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, तो मोर लेस पावर ईएमएफ की बात होती तो मानता। पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स अगर आइडियल होता तो आंसर क्या आता बेटा? सेम। ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब यहां मजबूरी में नॉन आइडियल मानना पड़ेगा। तो पावर सेकेंडरी में हमेशा क्या होगी? रिड्यूस ही होगी, हमेशा रिड्यूस ही होगी। फुल पावर ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। पावर बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी, तो तुम तो फिर तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तुमने एनर्जी जनरेट कर दी। हमेशा एनर्जी कम ही होगी, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन प्राइमरी। अगर सेम होता तो वो टिक कर देता, क्योंकि वो आइडियल का केस मानते हैं, नहीं है तो ये ठीक। चलिए, तो बेसिक थियोरेटिकल सवाल थे। अब दो सवाल अच्छे वाले आएंगे, देखिए ध्यान से। इफ इनपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज इतने वोल्ट, देखो ये इवन बोल दिया आपको, इनपुट या प्राइमरी, एंड द आउटपुट करंट इज 80 एम्पियर। आउटपुट करंट बोला है, I2 बोल दिया, 80 एम्पियर, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल टू दैट इन सेकेंडरी कॉइल इज 20:1। तो ये स्टेप डाउन है, प्राइमरी ये स्टेप डाउन हुआ है। तो अपन पहले यहां से E2 निकाल सकते हैं, देखो, क्योंकि 20 N1 बाय N2 हो जाता है, या N2 बाय N1 हो जाता है E2 बाय E1। N2 है 1 बाय 20, इस E2 बाय 2500, यहां से 20 E2 आ जाएगा निकल के 125 वोल्ट। तो यहां से अपन ने E2 निकाल लिया। एफिशिएंसी इज 100% है, ठीक है। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, तो सवाल ही सॉल्व हो गया है, सवाल ही सॉल्व हो गया मेरा। तो 80 का तो कोई यूज ही नहीं आया मेरे को। इनमें चारों में से तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। एक ही सही है दिख रहा होगा आपको, दिख गया होगा, फर्जी सवाल है यार ये तो बिल्कुल। अरे बोल भाई।
चलो ये भी गलत कर रहे बेटा। तुम्हारे सामने 125 आ रहा है, डिवाइड करके यही तो किया अपन ने। इसमें ये करंट यूजलेस था, ये यूजलेस था, ठीक है, बाकी सब यूजलेस दिया हुआ था, ठीक है। कि तुम्हें समझ में सवाल में बेटा, इन्होंने बहुत सारी यूजलेस चीजें दे दी थी आपको। डायरेक्ट स्टेप डाउन का सवाल था ना। E1 दे दिया है, N2 बाय N1 N2 दे दिया है, खत्म। आपको सिंपल स्टेप ये फॉर्मूला लगा देना था, खत्म, सॉल्व हो जाता, यूं ही सॉल्व हो जाता है। मतलब आई डोंट थिंक सो इसमें यूजलेस चीजें पता नहीं क्यों दी थी इतनी, पर दे देते हैं कभी कभी। अगला सवाल देखो, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज टर्न रेशियो इतना, a cell of EMF2 is fed to primary, secondary voltage developed is। देखते हैं, ये आपको आ गया होगा मुझे उम्मीद है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला करके बताइए, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत 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 बढ़िया सवाल है, और मैं बता रहा हूँ 90% लोग शायद ये गलत करेंगे, सोच के बताना। डा 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 डा, सोचो 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 करके बताओ, सोचो और करो, इजी है। देखो बताता हूँ बेटा, जीरो क्यों हुआ, कोई बताएगा मुझे? सोच के बताओ जीरो क्यों हुआ। बेटा चरणजीत कुछ नहीं दिया तो हमेशा एसी है, बैटरी बोला तो डीसी होगा, है ना, हमेशा एसी ही होता है। पर अगर बैटरी शब्द बोल दिया तो फिर वो डीसी आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। सेल ऑफ ईएमएफ, सेल मतलब बैटरी, मतलब ये वाला केस हो गया। इसमें इधर वाला करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेल, अरे बैटरी सेल बताया ना, डीसीए। अरे समझ में आया छोरे, अभी आया, यस या नो बताओ। किस किस को हंसी आ रही खुद के ऊपर की, सर ओ चिट ऐसी गलती कर दी सर हमने, ओ माय गॉड इतनी सिंपल गलती हमसे कैसे हो सकती है, किस किस को अच्छा तुम समझिए सवाल में कैसे तुम्हें घुमाया जाएगा, जल्दी जल्दी में गलती कर दोगे बेटा, क्लियर हुआ? तुम्हें समझ में आया कहां पे घुमा देंगे तुमको, छोटी छोटी जगहों पे घुमा दिया जाता है, ठीक है, टफ तो कुछ है ही नहीं, घुमाया छोटी जगहों में जाता है जहां लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। अरे क्लियर है बच्चों बात ये, ऑल राइट। मुझे एक चीज तो बतानी थी, एक सेकंड बेटा। अच्छा इसमें ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, काफी पॉइंट्स के पहले एक चीज तुम्हें मेरे को बतानी है, तो एक चीज तुम्हें बता देता हूं मैं, ठीक है सब। देखो अपन ने पूरा चैप्टर सब कुछ पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने। अपन ने आरएमएस पढ़ा,
1/2 जो वैल्यू होती है, थोड़ा सा ऑर्डर अपना अलग था पढ़ने का, बाकी बात वही थी जो अपन ने पढ़ी आरएमएस वाली, वही सिंपल फेजर रिप्रेजेंटेशन, वही अपन ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, इसे अपन ने कुछ छोड़ा नहीं है। तो एक चीज छोड़िए जो मैं आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, छोटा सा है, एक पेज का भी नहीं है, बस इतना होमवर्क दूंगा बस आपको। वही इन्होंने एक एक करके पढ़ा, वही कैसे एक्सी निकल कर आया, सारी बातें अपन ने करी। अपन ने चैप्टर स्टार्ट ऐसे यहाँ से किया था, एक एक बात अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ ली इस चीजों की, कोई प्रॉब्लम नहीं इन चीजों में। फेजर डायग्राम वायग्राम सब पढ़ लिया अपन ने भाई, थोड़ा तेज चल जा चल जा चल जा, सारी बातें हो गई। रेजोनेंस अपन ने पढ़ा कैसे होता है, या झटाक से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अपन ने इसकी क्वालिटी के ऊपर बात करी थी पूरी की पूरी, फिर इस पे भी क्वालिटी आ जाएगा। पावर की बात हो, पावर फैक्टर कॉस फाई की बात हो गई, सब चलो सारी बातें, सब बातें अच्छे से करते हुए चल रहे हैं अपन, सब चलता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अरे आगे बढ़ना। ट्रांसफॉर्मर अपन ने पढ़ा कैसे एक्चुअल में ऐसा होता है, सुंदरता के लिए ऐसा बनाते हैं, पर रियल लाइफ में सब एक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। क्यों डालते, ताकि फ्लक्स कंजर्व रहे, याद रखना ये चीज है ना। ये पूरा फॉर्मूला निकाला अपन ने, V1 पावर सेम रहेगी तो हो जाएगा। स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी, ये मेरे को बात, ये सिर्फ एक चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर स्मॉल एनर्जी लॉस डू अकर, क्यों? क्योंकि फ्लक्स लीक होता है कि फ्लक्स कंजर्व नहीं होता है एक्चुअल में पूरा का पूरा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग अपन मानते हैं रेजिस्टेंस 0 पर एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के कारण भी लॉस होगा। एडी करंट हमने पढ़ा उसके कारण लॉस होता है, और हिस्टेरिसिस के कारण, क्योंकि बार बार कम जा रहा है तो हिस्टेरिसिस के कारण लॉस होता है। तो रियल लाइफ में 4 लॉसेस होते हैं, तो ये आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है। ये होमवर्क दे सकते हो बेटा आपको, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही इतना सा पढ़ लेना, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अरे बोलो भैया क्लियर है? यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है कि स्टेप अप करने से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट कम हो जाएगा, तो I² का R जो अपना लॉस है करंट के कारण कम हो जाएगा। स्टेप अप हो गया ट्रांसफॉर्मर को, लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाता है, फिर स्टेप डाउन हो जाता है, सबस्टेशन पोल फाइनली 240 वोल्ट 220 वोल्ट पे अपने आ जाता है अपने घर में, 240 डॉलर से 220 वोल्ट पे आता है। तो इतना सा पढ़ सकते हो बेटा। कॉम्बिनेशन एलसीआर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फर्स्ट लेक्चर में से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। क्लियर है बात? ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो यही होता है जो अपन N1 N2 का रेशियो लेते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोल देते हैं। अलग आपको कोई पागल होने की जरूरत नहीं, नए नए टर्म्स बना देंगे। चलो आप बताओ ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, कभी एग्जाम में टर्म आ गया, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज 20:1। ये जो दे रखा है यही है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, और क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं पता तो पॉज करके इस लेक्चर में ही पढ़ लो, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो। हिस्टेरिसिस मतलब होता है कि आप बार बार जब करते हो ना, बार बार तो उसकी पावर कम हो जाती है किसी चीज को। जब एक साइकिल बार बार, इसे रबर में भी होता है कि जैसे मैंने ये अपने बाल का रबर निकाल के इसको बार बार कम ज्यादा से करे जा रहा हूँ, तो थोड़े टाइम बाद ये ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी लॉस हुआ कौन सा हुआ, हिस्टेरिसिस का हुआ। सेम इसमें भी बार बार अपन एक चीज कर रहे हैं ना, तो उससे एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं, उसको हिस्टेरिसिस बोलते हैं। एनसीईआरटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप गूगल पे डाल दो ना एनसीईआरटी एसी आ जाएगा, 4 पॉइंट पढ़ लो, ठीक है, 4 पॉइंट पढ़ लेना, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं वो पॉपी पॉइंट्स के ऊपर। फटाफट देख लो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सएल ओमेगा एल एक्सी 1/ω/c जेड अपन ने निकालना सीखा। टोटल वी इसको अपन ने ई से लिखा, ई VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। सेम जेड इंपीडेंस क्या होता है, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, दोनों रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है। I बराबर E/Z हो जाता है। अगर जैसे अपन सीरीज में नाप डिवाइड करते थे, सेम वे में LCR में नाप देंगे, याद करो LCR पढ़ा था पूरा एक बार अपन ने। E है तो E/Z इंटू R, E/Z इंटू XL, इसका E/Z इंटू XC जो कि कैपेसिटर है। फिर वही प्लेसमेंट फेजर का इस तरीके से हो जाता है, तो VL माइनस VC ऊपर, VR इधर, टोटल आ जाता है E निकल कर। अब ये इसमें E लीड्स करेगा I को फाई से, इसमें सेम XL माइनस XC Z वैल्यू भी निकल जाती है। tan फाई निकाल सकते हो, cos फाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। VL बड़ा है, XL बड़ा है XC से, फाई बड़ा है 0 से, इंडक्टिव सर्किट हो जाता है, V लीड्स I हो जाता है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ये VC वाला बड़ा है तो नीचे आ जाएगा, तो फाई नेगेटिव हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, I लीड्स V आ जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है।
पावर डीसी की आई वी आर आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर होती है। एसी में बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। सिंपल टर्म में बोले तो आर एम एस कॉस फाई, फिर बाकी सब सेम सेम सेम। और फिर अगर पीक में चाहेंगे तो उसमें बाय टू हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉस फाई होता है पावर फैक्टर जो आर बाय जेड होता है। ये वही सब अलग अलग 25 फॉर्मूले बना लिए थे अपन ने इसके पावर के। वॉटलेस करंट क्या होता है, आई का साइन फाई। ठीक है, वॉटलेस करंट, क्योंकि कॉस फाई तो अपन उसमें पावर में लगा देते हैं, साइन फाई हो जाता है जो वॉटलेस होता है, फालतू का होता है। ये पावर वॉटलेस वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है, प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर जीरो होती है क्योंकि कोई लॉस ही नहीं होता है। पावर लॉस करने के लिए रजिस्टर लगता है। ठीक है, वरना पावर लॉस हो ही नहीं सकता है। रेजोनेंस की कंडीशन बहुत सारी पड़ी थी अपन ने। करंट मैक्सिमम हो जाता है, जेड मिनिमम हो जाता है। एक्सएल बराबर एक्सी, जेड बराबर आर, वीएल बराबर वीसी कॉस फाई वन, वी बराबर वी रेजोनेंस हो जाता है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सबके इंडिविजुअल फॉर्मूले, ओमेगा 1/√LC, टाइम पीरियड 2/√LC, फ्रीक्वेंसी 1, इसका उल्टा 1/2/√LC। ठीक है, पावर में वही आ जाएगा कि कॉस फाई सब में 1 हो जाएगा, बाकी वही पावर का फॉर्मूला रहता है। फिर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी क्या रहता है बेटा, एक्सएल बाय आर, एक्सी बाय आर, या ओमेगा एल बाय आर, या एफ बाय डेल्टा एफ, या ओमेगा बाय डेल्टा ओमेगा, 1/√LC। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना शार्प और अच्छा रेजोनेंस होता है। चौक कॉइल में रजिस्टर और इंडक्टर दोनों हो जाता है। ठीक है, फिर अपन ने सारी ये अपन ने आरएमएस वगैरह की बातें कर ली थी सारी की सारी। इसमें अपन ने देखा था कि कभी भी ऐसा हो जाए कि ए साइन थीटा का प्लस बी कॉस ओमेगा टी √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, और ए प्लस बी साइन ओमेगा टी इसका आरएमएस निकालने को आ जाता है। तो उसको लिख लो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आरएमएस का अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बात करें अपन ने पॉपी पॉइंट्स 2, अगर एलसी ऑसिलेशन की बात करूं तो सीख ले अपन ने, करंट एक साइड से कम होता है तो बढ़ता, करंट मैक्सिमम हो जाता है, जीरो उस दूसरी साइड से बढ़ता है। ग्राफ देख ले तो करंट का ग्राफ एक का साइन और एक का कॉस हो जाता है चार्ज के ग्राफ में। टाइम पीरियड वगैरह के फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए, कंपैरिजन अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, आरसी एलआर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से। और जाके पॉपी पॉइंट्स किसके हो गए, मैग्नेट ईएमआई वाले चैप्टर के जो छूट गए थे वो भी करवा देते फटाफट से। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट है, बी ए कॉस थीटा होता है, या बी ए एन कॉस थीटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो बैन कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये एनबीए पढ़ा था, एनबीए हो जाता है। थीटा डिग्री पे एंगल है तो थीटा भी लग जाता है। अब देखो अगेन इस तरीके से हुआ कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैंने सारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस करे थे। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन, उसी को लूप फॉर्मेट में कर दिया था। नॉर्थ साउथ में लाए थे, कैसे कहाँ पे से लेकर आएंगे अपन, तो कैसे नॉर्थ लाए साउथ लाए, हमेशा लाने पे रिपल्शन होता है और दूर जाने पे अट्रैक्शन होता है। लेंस लॉ से अपन ने पढ़ी थी बातें, वही यहाँ पर है। ठीक है, EMF माइनस d∅dt मतलब माइनस d ऑफ NBA/dt। कुछ भी चेंज हो सकता है, cos थीटा बीटा कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, फ्लक्स निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें से इंड्यूस करंट का फॉर्मूला E/R हो जाता है, d/dt/R, और फ्लक्स जो अपना चार्ज होता है इंड्यूस का, वो डी फ्लक्स बाय रजिस्टर हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपन ने पढ़ा था कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी के ऊपर बन जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मोशनल ईएमएफ की बात हुई थी और फिर लूप वाले की बात हुई थी। मोशनल में L डॉट V क्रॉस B था, बवाल बन जाता था, बवाल BVL, कोई भी दो पैरेलल तो ईएमएफ जीरो हो जाता था। ठीक है, गोल घुमाने में क्या होता था, बवाल स्क्वायर बाय 2 हो जाता था। अगर 20 से गोल घुमाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, जो कि दोनों ईएमएफ कट जाएंगे। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन था कि अपन वाला जो रेल वाला क्वेश्चन था, चलने लग जाता है तो अपन क्या होता है, बवाल हो जाता है, फोर्स BIL होता है, और करंट को बवाल बाय आर रख के B² VL² बाय आर कर देते हैं। पावरफुल बवाल का स्क्वायर बाय आर हो जाती है ना। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी पे सवाल आता है तो वो F0R/B²L² हो जाता है। बाकी सब तो कोई सवाल, जितने सवाल बनते हैं सवाल हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अपन ने बेसिक यहाँ तक बातें कर ली। ट्रांसफॉर्मर तो अपन ने आज ही पढ़ा है, सिंपल सी बात है। डायनेमो में क्या होता था, ये गोल घुमाने वाला चेंज हो जाता था, तो बैन कॉस ओमेगा टी फ्लक्स था, तो बैन ओमेगा या एनबीए ओमेगा एनबीए साइन ओमेगा टी हो जाता है, और कुछ नहीं है ईएमएफ का फॉर्मूला। सिंपल, फ्लक्स बराबर है इंडक्टेंस वाला प्लॉट, ईएमएफ बराबर -L di/dt, और इसमें ही अगर तो इसका मुन्ना स्क्वायर बाय 2R कॉइल है तो या मुन्ना बाय वो हो जाता है L, इंडक्शन मुन्ना बाय L वाला मुन्ना स्क्वायर बाय L। अगर वहीं पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाए तो n² की जगह N1 N2 हो जाता है, और एरिया हमेशा स्मॉल वाले का आ जाता है। इंडक्टर कॉम्बिनेशन L1 सीरीज जैसे ही ऐड होता है, और पैरेलल में बिल्कुल जैसे ही ऐड होता है सीरीज पैरेलल में।
म्यूचुअल अंडर रूट में L1 अंडर रूट में K टाइम्स ऑफ L1 L2 हो जाता है, कपलिंग फैक्टर हो जाता है, और ये L1 प्लस L2 सीरीज में प्लस माइनस 2m हो जाता है। बहुत बेसिक बात है, सारी लगभग लगभग हो गई है। एक चीज मेरे माइंड में है जो बच रही है, एक चीज कुछ हल्का सा मेरे को है कि बस एक ही टॉपिक बच रहा है, एक ही टॉपिक बच रहा है, एक चीज बच रही है जो मुझे करवानी थी यार। एक टॉपिक बच रहा है पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सिर्फ एक चीज बची हुई है, मुझे क्लिक नहीं कर रही है। को याद थी क्लास के वाले होते ना, कई बार याद रहता है, पर एक चीज मेरे को था पढ़ाना है, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। 1 सेकंड 2 सेकंड दे दो, मेरे को याद आ जाएगा। अभी कुछ पढ़ाना था एक्स्ट्रा तुमको। मैं सब पढ़ा दिया है, एक कुछ मैं सोच के आया था, तुम्हें बताना है चीज, मुझे क्लिक नहीं कर रही है। चलो मैं कल बता दूंगा ऐसे जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। कल अपन EM वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल अपन EM वेव स्टार्ट करेंगे। यार एक चीज बच रही है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा। जनरेटर और मोटर में एक बार EM वेव्स के एंड में फिर से बताऊंगा। मतलब स्प्लिट रिंग्स और स्लिट रिंग और स्लिप रिंग्स दो होती है, वो बताना बच्चा है, बताओ इसे बता दूंगा वो मैं। बताओ बेटा, बाकी तुमको रिवीजन पूरा एक बार झटके से याद भी आ गया होगा, सब पढ़ा हुआ है ना। चलो कल EMF से एक ही बेटा। अच्छा कल EMF बेटा 2-2 घंटे का करके लूंगा तो 2 लेक्चर वेस्ट हो जाएंगे। तुम अलाउ करो तो कल देखो बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट 1 घंटे का है, फिर 2 घंटे थियरी 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 है कि एक्सरे का क्या यूज होता है, कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी होती है, तो रटने वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, तो सबके निमोनिक बना रखे ताकि तुम्हें रटना ना पड़े, है ना, मिनिमम रटना पड़ेगा। पर कल 3 घंटे लेके खत्म नहीं कर देते ना, मतलब 2 घंटे के 2 लेक्चर लेने से बढ़िया है 1 घंटे में, कल 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा कल के कल ही, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है। कल 2.5 घंटे में ही हो जाएगा खत्म, 3 घंटे भी नहीं लगते, पर तुम नाटक नहीं करना है ना, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है बात। ओके 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 गुड, चलिए थैंक यू, बाय बच्चे पार्टी, लव यू। ठीक है, अभी प्रचंड मिलते हैं बेटा, केटी थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, फिर एक रिवीजन लेक्चर भी दे दूंगा आपको।